नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा है हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। आपका साथ यूं ही बनाए रखें। आज हम बात करते हैं ऐसे शख्स के जीवन के बारे में जो बचपन में एक मूर्ख, महामूर्ख के रूप में जाना गया, लेकिन बाद में यही व्यक्ति एक बहुत बड़ा विद्वान बना। जीवन में होने वाली अनेक घटनाओं ने उसे विद्वान बनाया, और विद्वान भी ऐसा कि उसे बाद में भारत का शेक्सपियर तक कहा गया। तो हम बात कर रहे हैं भारत के महान विद्वान कालिदास की। दो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या यूं कहें चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन व दरबारी थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं के आधार पर ऐसे ऐसे साहित्यों की रचना की, कविताओं की, नाटक की रचना की जो इतिहास के अंदर उनको अमर बना देता है। तो ऐसा साहित्य जो विशाल सामग्री अपने अंदर समेटे हुए है और जिसने कालिदास को अविस्मरणीय बना दिया। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पता चलता है कि जब कालिदास की उम्र 5 साल थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, और कहते हैं बाद में उसका लालन पालन एक ग्वाले के द्वारा किया गया, और वो ग्वाला भी बताया जाता है कि एक अनपढ़ ग्वाला था। तो ऐसे अनपढ़ ग्वाले के यहाँ उसका बचपन बीता। चूंकि इनके पालनहार है, वो ग्वालन काम कर रहे थे, तो ग्वाले का काम कर रहे तो ये भी जानवरों को चराने, उनका ध्यान रखने आदि का काम करने लगे। और ग्वाले का काम करने के साथ साथ वो कहते हैं काली माँ की पूजा अर्चना बहुत किया करते थे, और इसी से लोगों ने इनको कालिदास कहना शुरू कर दिया। एक बार की बात है कि कहा जाता है वाराणसी के राजा की एक बहुत ही रूपवान, खूबसूरत, विदुषी पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। वो बेहद सुंदर थी, और जब राजा उसके विवाह के लिए सोचने लगे तब उन्होंने ये प्रयास किया कि मेरी पुत्री इतनी बड़ी विदुषी है तो उसे कोई विद्वान मिलना चाहिए। और ऐसे विद्वान की तलाश उनकी समाप्त हुई वर रुचि पर। यानी उन्होंने ये प्रयास किया कि उनकी पुत्री का विवाह है वर रुचि के साथ हो जाए, लेकिन ये क्या, विद्योत्तमा को वर रुचि पसंद नहीं थे। लेकिन विद्योत्तमा की एक शर्त थी कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। और वर रुचि ने विद्योत्तमा की इस बात को स्वीकार किया, और इस चैलेंज को स्वीकार करके वर रुचि महल में पहुंचे। लेकिन विद्योत्तमा घबरा गई कि संभव था वो वर रुचि से शास्त्रार्थ में हार जाए, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने कहा कि वर रुचि और मेरे बीच जो शास्त्रार्थ होगा वो मौखिक न होकर सांकेतिक भाषा में होगा। और शुरुआत में तो वर रुचि बड़े पसोपेश में फंस गए, लेकिन उन्होंने बाद में उसको स्वीकार किया। और जब उनका मुकाबला शुरू हुआ तो विद्योत्तमा ने वर रुचि को अपनी एक अंगुली दिखाई, लेकिन वर रुचि उस एक अंगुली का कोई मतलब नहीं समझ पाए और मुकाबला समाप्त हो गया। विद्योत्तमा बहुत खुश हुई कि उसने मुकाबला जीत लिया, और जैसा कि वह वर रुचि से विवाह नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो उनको पसंद नहीं कर रही थी, तो उन्होंने वर रुचि को धन्यवाद दिया और मामला यहाँ खत्म हो गया। लेकिन वर रुचि अपने आप को बड़ा ही अपमानित महसूस कर रहे थे, और वो सोच रहे थे ये मेरा बड़ा अपमान हुआ है और मुझे इस अपमान का बदला लेना चाहिए। इसी पसोपेश में सोचते हुए जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ की जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। उन्होंने उसको कहा, अरे ओ मूर्ख, तू गिर जाएगा। तो काटने वाला कोई और नहीं था, डाल काटने वाला कालिदास था। कालिदास ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, मैं नहीं गिरूंगा। ये क्या, जब वर रुचि समझ गए कि ये मूर्ख है, बात नहीं मानने वाला, तो वो चले गए। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद ही कालिदास उस डाल सहित नीचे गिर पड़े। अब उनको ये समझ में आया कि अभी जो पुरुष यहां से गुजर रहे थे उन्होंने बात सही कही थी। वो उस रास्ते की तरफ दौड़े और वर रुचि उनको दिखाई दे गई।
कालिदास ने वरुचि को रोका और कहा, महाशय आप बहुत पहुंचे हुए पुरुष हो, कोई ज्योतिष हो, तभी आपने जान लिया कि आगे क्या होने वाला है, और आपने मुझे कहा था कि मैं गिर जाऊंगा, और वैसा ही हुआ कि मैं गिर गया, तो आपने कैसे जाना? तो उसने कहा, मूर्ख मैं क्या, ये तो कोई भी बता सकता था कि तुम जिस डाल पे बैठे हो उसी को तो काट रहे हो, तो गिरो तो गए ही। लेकिन इसी के साथ वरुचि के दिमाग में ये बात भी आ गई कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, और हो न हो उसे इसी मूर्ख का सहारा लेना है और विद्योत्मा की जिंदगी में से पहुंचाना है। इसलिए वो कालिदास को अपने साथ ले गए और उसकी वेशभूषा चेंज करवाई, और बाद में कहते हैं वाराणसी के शासक के दरबार में लेकर पहुंचे। लेकिन पहले उन्होंने कालिदास को कुछ बातें बताई थी कि वहां पहुंचकर उसे क्या करना है। कालिदास ने हाँ भरी कि मैं महल में पहुंचकर ठीक वैसा ही करूंगा जैसा आप कहोगे, क्योंकि वह रुचि से कालिदास ने यह भी पूछा कि मेरे भाग्य में है क्या, क्योंकि आप तो बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। तो वह रुचि ने कहा कि आपके भाग्य के अंदर एक राजकुमारी से विवाह करना लिखा है। यह बात सुनकर कालिदास तैयार हो गए कि वो महल में जाकर ऐसा करने के लिए तैयार है, यदि मेरे भाग्य के अंदर एक राजकुमारी से विवाह लिखा है तो। अब वरुचि विद्वानों का सा वेश बनाकर कालिदास को दरबार में ले गए, लेकिन वरुचि ने कालिदास को यह बता दिया था कि जो ही राजा के साथ सामना हो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें राजा पर पुष्प वर्षा करनी है और उनको ओम स्वस्ति का आशीर्वाद देना है। कालिदास दरबार में पहुंचे, राजा पर पुष्प वर्षा की और ओम स्वस्ति कहना भूल गए और वो कुछ और ही बोल गए। अब इस शब्द का मतलब राजा को समझ में नहीं आया, लेकिन वरुचि ने बात संभाली। राजा ने कहा कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया क्या आशीर्वाद था। वरुचि ने बात संभाल कर कहा कि महाराज इन्होंने आपको एक बहुत ही विशेष तरह का आशीर्वाद दिया है। महाराज ये बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है, इसलिए आपको विशेष आशीर्वाद इन्होंने विशेष रूप में दिया है, और इतने बड़े विद्वान है कि इनकी ख्याति बहुत अलग है, और ये आपकी पुत्री से शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं। महाराज ने विद्योत्मा के साथ कालिदास को शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। शास्त्रार्थ के लिए वरुचि ने कालिदास को पहले ही तैयार कर दिया था कि कुछ भी हो जाए बात संकेतों में होनी है, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालना। और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्मा आई और उन्होंने कालिदास को एक अंगुली दिखाई। विद्योत्मा की नजर में एक अंगुली का तात्पर्य था कि परमात्मा एक है, सत्य है। अब कालिदास ने उसका अर्थ क्या लगाया कि विद्योत्मा कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। तब कालिदास बदले में 2 अंगुली उठाते हैं, और 2 अंगुली उठाने का मतलब कालिदास का था कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ती हो। लेकिन विद्योत्मा ने उस संकेत को कुछ और ही समझा, और उन्होंने समझा कि शायद ये विद्वान ये बताना चाह रहे हैं कि परमात्मा एक सत्य नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही सत्य हैं। जवाब से विद्योत्मा संतुष्ट हो गई। अब उन्होंने कालिदास को अपनी 5 अंगुलियां दिखाई, और उन 5 अंगुलियों का मतलब था कि ये प्रकृति है, ये सृष्टि है, वो 5 तत्वों से बनी है। जबकि कालिदास ने सोचा कि राजकुमारी उसे थप्पड़ मारने की बात कह रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया, राजकुमारी को अपनी 5 अंगुलियां अंदर करके मुट्ठी बंद करके दिखाई, और कालिदास का मतलब था कि यदि तुम थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। अब इसका संकेत विद्योत्मा ने क्या लगाया कि कालिदास या विद्वान उसे बताना चाह रहे हैं कि जब सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, तो जब तक ये तत्व एक जगह नहीं हो जाएंगे, सम्मिलित नहीं हो जाएंगे, तब तक इन अलग अलग तत्वों का कोई औचित्य सृष्टि के निर्माण में नहीं हो सकता। इसलिए इनके 5 का योग होना जरूरी है, और विद्योत्मा इस जवाब से भी संतुष्ट हो गई। अब क्या हुआ, विद्योत्मा ने जब अपनी हार स्वीकार कर ली तो दोनों की शादी हो गई, और कहते हैं विद्योत्मा कालिदास के घर आ गई। और एक बार जब वो दोनों कक्ष में बैठे थे तो बाहर से विद्योत्मा को कोई आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर विद्योत्मा ने पूछा किमवत्ती, और कालिदास ने उत्तर दिया उदरवत्ती। ये शब्द सुनकर विद्योत्मा ने कालिदास से पूछा
क्या तुम्हें संस्कृत आती है जो तुम ये उच्चारण कर रहे हो इस प्रकार का? कालिदास ने कहा, नहीं, मैंने कभी कोई संस्कृत नहीं पढ़ी, मैं तो एक अनपढ़ ग्वाला हूं। अब विद्योत्मा को समझ में आ गया कि यह सारा प्रपंच शायद वररुचि ने रचा है और उसे मंदबुद्धि और एक अनपढ़ के साथ बांध दिया। वो थोड़ी नाराज हुई, लेकिन कालिदास ने उसे समझाया कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन विद्योत्मा तो मानने को तैयार नहीं थी। विद्योत्मा ने कालिदास को वहां से चले जाने को कहा और कहा, तुम एक मंदबुद्धि ग्वाले हो, इसलिए मेरे पति नहीं हो सकते। मेरा पति तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है। कहते हैं कालिदास अपने आत्म सम्मान पर लगी इस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपमानित होकर कालिदास चले जाते हैं और वो काली माता के मंदिर में जाते हैं। क्योंकि कालिदास है वो काली माता के भक्त थे और वो काली माता की मूर्ति के समक्ष जाकर बैठ जाते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि वो एक विद्वान पंडित बनेंगे या एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। कालिदास कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन माँ काली प्रसन्न नहीं होती और अंत में अन्न जल का त्याग भी कालिदास कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो कालिदास अपना सर काली माता के चरणों में चढ़ाने को लगते हैं, तब काली माता उन्हें रोकती है। माँ काली जब स्वयं प्रकट होकर उनको रोकती है और उनको एक विद्वान पंडित होने का आशीर्वाद भी दे देती है। इस प्रकार कालिदास ज्ञान प्राप्त करके घर लौटते हैं और अपनी पत्नी का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण वो एक विद्वान बन पाए थे। विद्योत्मा कहती है, इसमें आभार प्रकट करने की कोई बात नहीं है, आखिर तुम मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन कालिदास कहते हैं, वो बात अलग थी, लेकिन तुमने ही मेरी आंखें खोली और तुम्हारे ही कारण मुझे विद्वान बनने का मौका मिला, इसलिए अब मैं तुम्हारे कारण ये कुछ कर पाया हूँ, इसलिए तुम मेरी अब गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य। अब विद्योत्मा और भी दुखी हो जाती है कि ये पति की बजाय शिष्य बन रहा है और मुझे अपना गुरु मान रहा है। दोनों के बीच काफ़ी चर्चा होती है, लेकिन कालिदास किसी भी तरह से अब विद्योत्मा को अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो उसे गुरु ही बता रहे थे। इससे विद्योत्मा दुखी हो जाती है और अंत में कालिदास को श्राप देती है कि तुम्हारी मृत्यु एक महिला के हाथों से ही होगी। कालिदास अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं और जंगल में ही निवास करने भ्रमण करने लगते हैं। कहते हैं यहीं से घूमते घूमते वो राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और कहीं कहीं कहा जाता है कि भोज के दरबार में पहुंचे, लेकिन ये ऐतिहासिक साहित्यों को देखें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी बताए जाते हैं। और कहते हैं उन्होंने सबसे पहला जो काव्य लिखा वो एक नाटक था और वो स्वयं खुद को एक नाटककार के रूप में ही याद करना चाहते थे। तो उनका नाटक था मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद उनका नाटक आया अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनका अगला नाटक था। उन्होंने कुमार संभव, रघुवंश जैसे काव्यों की भी रचना की। कहते हैं कि एक बार कालिदास और राजा के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया। अब किंवदंतियों में राजा ये भोज भी बताया जाता है, लेकिन वो बात अलग है। जो चल रही कथा है वो बता रहा हूँ मैं। यानी अपने राजा से नाराज होकर कालिदास चले जाते हैं और वो किसी गांव में जाकर रुक जाते हैं। अब कुछ दिनों पश्चात राजा है उसको पश्चाताप होता है और वो कालिदास को तलाश करता है, लेकिन वो नहीं मिलते। फिर राजा एक योजना बनाते हैं और एक घोषणा करवाते हैं, जो कोई नई कविता सुनाएगा उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का इनाम दिया जाएगा। अब पंडित वहाँ जाते हैं, कवि वहाँ जाते हैं और दरबार के अंदर कविता सुनाते हैं। लेकिन राजा का पहले से ही अपने दरबारियों को, लेखकों को कहा गया था कि जब तक कालिदास ये सूचना न दे या कालिदास ये रचना सुनाने न आए, तब तक हर किसी व्यक्ति की आपकी कविता है वो बताएगा, उसे आपको पुराना ही बताना है। क्योंकि इनाम इस बात पर था कि नई कविता होगी तो इनाम दिया जाएगा। कई कवि आते और कविता सुनाते, अलग अलग नई नई रचनाएं भी लिख के लाते, लेकिन हर रचना को दरबारी पुराना ही बता दिया करते थे। ये सूचना जब कालिदास तक पहुंची तो वो समझ जाते हैं सारा प्रपंच मुझे तलाशने के लिए हो रहा है। तो वो एक रचना लिखते हैं और एक पास से गुजरते व्यक्ति को रोकते हैं और कहते हैं कि ये कविता है, तुम दरबार में जाकर सुनाओ और तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्रा का इनाम मिल जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति मना कर देता है। वो कहता है, ना तो मैं कोई विद्वान हूँ, न मैं कोई कविता रचने वाला हूँ, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ। लेकिन कालिदास से समझाते हैं कि मेरी मानो, तुम जाओ और इसको दरबार में पेश करके आओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा।
तो उस प्रकार कालिदास के समझाने पर वो व्यक्ति दरबार में जाता है और राजा को जब वो कविता सुनाता है तो उसमें कालिदास ने एक बात लिखी थी कि राजा जी, आपके पिता ने मेरे पिता से 91,000 करोड़ मुद्राएं ली थी। आपके पिता ने, कविता में कालिदास ने लिखा था, आपके पिता ने मुझसे कभी 91 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी और आपने वो मुद्राएं अब तक नहीं चुकाई। जब ये बात कविता में आती है तो सारे के सारे दरबारी विद्वान मुश्किल में आ जाते हैं कि अगर इस बात को नया कहें तो ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में इसको देनी पड़ेंगी, क्योंकि यह कालिदास तो है नहीं, और इसको पुरानी कहें तो इसका मतलब ये पहले से बात तय है, यानी ये पैसे हैं वो राजा के पिता के लिए हुए हैं। तो वो मुश्किल में आ गए कि हाँ भरे कि ना करे। लेकिन राजा इस बात को समझ जाते हैं और उस व्यक्ति को 1,00,000 का इनाम दे दिया जाता है। लेकिन बाद में उस व्यक्ति से राजा है वो कड़ाई से सख्ताई से पूछताछ करते हैं, क्या ये तुमने खुद लिखी है? लेकिन वो व्यक्ति लास्ट में डर के मारे सब कुछ सच सच बता देता है और राजा उसे उसका इनाम दे देते हैं। इस प्रकार राजा कालिदास को पुनः तलाश कर लेता है और राजा कालिदास को मनाकर दरबार में ले आते हैं। लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वो खत्म नहीं होती। जब भी कोई ऐसी वैसी बात हो जाती, कालिदास दरबार से चले जाते और राजा फिर उन्हें मना कर लाते। लेकिन एक बार दोनों के बीच ऐसी बिगड़ी कि अब कालिदास ने दरबार में आने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। एक बार राजा की ये जानने की इच्छा होती है कि कालिदास उनके बारे में क्या सोचते हैं, और ये पता करने के लिए वो भेष बदल कर कालिदास के पास पहुंचते हैं और उन्हें राजा के बारे में बताते हैं कि राजा का देहांत हो चुका है। राजा के बारे में जब ये बात कालिदास को पता चलती है तो दुखी होते हैं और राजा की प्रशंसा के बारे में कविता है वो उसको सुनाते। राजा अपने असली रूप में आ जाते हैं और कालिदास को कहते हैं कि कालिदास, आज तुमने मेरा गुणगान आखिरकार कर ही दिया। क्योंकि राजा है वो कालिदास से अपना गुणगान करवाना चाहते थे, लेकिन किसी भी रचना में कभी कालिदास उनका गुणगान नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार उन्होंने गुणगान करवा लिया और कालिदास उनको जीवित देखकर खुश होते हैं और एक दूसरे को गले। लेकिन इस बार जब राजा के साथ उनका मनमुटाव होता है तो कहते हैं कालिदास इस बार श्रीलंका चले जाते हैं, और वहाँ के राजा भी कालिदास का बड़ा मान सम्मान करते हैं। लेकिन कालिदास चाहते थे कि वो उनसे दूर रहे और उनके पहचान में न आए, इसलिए वो एक नर्तकी के यहाँ शरण ले लेते हैं। और श्रीलंका के जो राजा होते हैं वो एक बार एक घोषणा करवाते हैं कि यह एक छंद है, इस छंद को पूरा करना है। इस छंद को कौन पूरा, जो इस छंद को पूरा कर देगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। लेकिन कोई भी उस छंद को पूरा नहीं कर पाता। यह बात नर्तकी है वो कालिदास को बता देती है और कालिदास कहते हैं छंद तो बहुत आसान है और मैं इस पर पूरा कर सकता हूँ, और वो उसे पूरा कर देते हैं। और नर्तकी है वो उसे पूरा करवा लेती है। नर्तकी को यह वहम हो जाता है कि ये छंद मैंने पूरा करवा तो लिया, लेकिन जो मुझे इनाम मिलेगा 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, वो तो ये कवि ले लेगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा। इसलिए वो कालिदास को पीछे से छुरा घोंप देती है और कहते हैं इस प्रकार कालिदास की मृत्यु हो जाती है। नर्तकी उस छंद को जाकर राजा को सुनाती है। राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, उसको इनाम भी दे देते हैं। लेकिन वो उस छंद की शैली से समझ जाते हैं कि छंद की जो शैली है वो शैली तो कालिदास की शैली है। इसलिए वो राजा नर्तकी से पूछते हैं, सच सच बताओ, क्या यह छंद तुमने लिखा है? अगर झूठ बोला तो तुम्हें काल कोठरी में बंद करवा दिया जाएगा। नर्तकी डर जाती है और कहती है, नहीं महाराज, मैंने ये किसी दूसरे व्यक्ति से रचना करवाई है और उस रचनाकार को मैंने अपने घर में ही मार दिया है, वो वहीं पड़े हैं। राजा नर्तकी के साथ उसके घर की ओर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ कालिदास का मर्त शरीर पड़ा होता है। राजा बोलते हैं, हे भगवान, इस नर्तकी के थोड़े से लालच ने एक ऐसे विद्वान पुरुष की हत्या करवा दी है। कालिदास का अंतिम संस्कार है वो राजा के द्वारा कहते हैं कालिदास की मृत्यु से श्रीलंका के राजा भी बहुत आहत होते हैं और कहते हैं खुद भी उसी चिता में कूद जाते हैं और कालिदास के साथ ही अपना अंत कर लेते हैं। तो ये थी किसके जीवन की कहानी, कालिदास के जीवन की कहानी। ठीक है, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें और आगे से आगे इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।